नमस्कार। लो जी बच्चों, मेरे साथ लिखो लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बुक के साथ। और आपकी फर्स्ट बुक कौन सी है? पार्ट ए, वॉल्यूम 1। सबसे बड़ी बुक, इसकी वेटेज 40 मार्क्स की रहती है, जिसमें से 10 नंबर का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी के 30 मार्क्स पार्टनरशिप के हैं। और पार्टनरशिप में आपको 5 चैप्टर टोटल पढ़ने होते हैं क्लास 12 में। अभी हम उसमें से फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसका नाम आप मेरे साथ लिखो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। एंड साथ में लिखेंगे आप फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब बेटा होता है बेसिक, मतलब जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है उसका बेस हम इस चैप्टर के अंदर बनाएंगे। छोटी छोटी बातें करेंगे, मतलब बेसिक्स को सीखेंगे पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के। इस चैप्टर को हम कवर किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले मैं आपके साथ इस लेक्चर में थ्योरी को डिस्कस करूंगा कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। इसको इसी लेक्चर के हम अंदर कवर कर लेंगे, थ्योरी है ये। फिर हम आएंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। फिर हम क्वेश्चंस की करेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छे तरीके से। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो काफी ज्यादा टाइम लगता है इस चैप्टर को कवर करने के लिए। बेटा जब आप क्लास 11th में थे तब आपने अकाउंटिंग जो सीखी थी वो किस चीज की सीखी थी? आपने एक छोटे से बिजनेस की अकाउंटिंग सीखी थी। छोटा सा बिजनेस मतलब सर, बिजनेस का एक ही मालिक होता था और वही आदमी बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता था, वही बिजनेस की मैनेजमेंट देखता था, सारे का सारा रिस्क भी उसी आदमी का होता था। और इस टाइप के बिजनेस को बोला जाता था बेटा क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप क्लास 12th में प्रमोट हो गए हैं, बड़े हो गए हैं आप, तो जिन भाई साहब के बिजनेस की आप अकाउंटिंग करते थे ना, उनका बिजनेस भी पुराना हो गया ना? यस। और बिजनेस पुराना होने की वजह से उनका नाम मार्केट में थोड़ा सा बन गया, कस्टमर बन गए, तो इसका मतलब बिजनेस ने कुछ ना कुछ ग्रो जरूर किया होगा, बिजनेस पुराना हो गया। लेकिन ये भाई साहब इस चीज से संतुष्ट नहीं है, ये चाहते हैं इनका बिजनेस और भी ग्रो करे और भी नई नई बुलंदियों को छुए। लेकिन चाहते तो हैं बिजनेस बड़ा हो जाए, लेकिन कुछ रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है। जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे। पहले ये आदमी खुद ही बिजनेस की मैनेजमेंट को देखता था, लेकिन अब बिजनेस ग्रो कर चुका है, बिजनेस बड़ा हो चुका है, तो अकेले आदमी के लिए बिजनेस की मैनेजमेंट को संभालना मुश्किल हो गया। ठीक है जी, पहले खुद ही आदमी ये रिस्क लेता था, अब बड़ा बिजनेस, ज्यादा रिस्क, तो अकेले आदमी के लिए रिस्क लेना भी मुश्किल हो गया। तो इस आदमी ने देखो क्या किया, इस आदमी ने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया। कहते जी आओ मेरे साथ मिलके बिजनेस करो, मेहनत करेंगे इकट्ठे मिलके, और बिजनेस से हम जो भी प्रॉफिट्स अर्न करेंगे उसको हम आपस में ना शेयर करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये बात हुई जिनके पास। अब जब ये कुछ लोग मिलके बिजनेस करेंगे तो पैसे की कमी दूर हो गई ना। पहले एक आदमी ने बिजनेस के अंदर पैसा डाल रखा था, अब 3-4 लोगों ने मिलके बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया। पहले एक ही आदमी बिजनेस की मैनेजमेंट देखता था, अब ये सारे के सारे लोग बिजनेस की मैनेजमेंट को संभालेंगे, नए नए आइडियाज लेके आएंगे, नई नई क्रिएटिविटी करेंगे, नई नई इनोवेशन लेके आएंगे, जिसके कारण इनका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है ना बात? तो बेटा जब कुछ लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो इस टाइप के बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप। पहले एक ही आदमी के ऊपर रिस्क था, अब रिस्क भी क्या हो गया? शेयर हो गया। फायदे की बात है कि नहीं है? यस, फायदे की बात है। तो बेटा जब कुछ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है उसको आपस में अगर वो शेयर करते हैं, तो इस टाइप के बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। इनको क्या नाम देंगे सर हम? इनको बेटा आप बोलोगे पार्टनर। ये भी एक पार्टनर है, ये भी एक पार्टनर है, ये भी एक पार्टनर है। ठीक है जी, क्लियर बात इतनी? यस। बेटा जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है इसके ऊपर एक कानून अप्लाई होता है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर काफी सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि इस पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर अप्लाई होती है, माननी पड़ती हैं जी पार्टनरशिप बिजनेस को। बेटा जब कोई भी कानून लिखा जाता है तो उस कानून को लिखते समय छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में लिखा जाता है किसी भी कानून को। इन पार्ट्स को आप नाम देते हैं सेक्शन। तो जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखा गया था तो इसके जो पार्ट्स हैं वो है 74 पार्ट्स। तो कितने सेक्शन हो गए?
टोटल सेक्शन कितने हैं मतलब इसमें? सर आप बोल सकते हैं 74 है, इसका मतलब बेटा ये 74 जो सेक्शन है मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये कब आया था एग्जिस्टेंस में? लिखो जी, केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932 को ये एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन सारे के सारे 74 सेक्शन इस डेट से एप्लीकेबल नहीं हुए थे। इसमें से एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 69 जो कि बिल्कुल एक साल बाद आया था। तो लिखो जी यहां पर, एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 69। ये कब आया था? बिल्कुल एक साल बाद, मतलब 1 अक्टूबर 1933 को। अब बेटा जो ये सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 69, इसके अंदर जो बात लिखी हुई है वो बात ये लिखी गई है कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर पार्टनर्स का मन करता है अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने का तो वो करवा भी सकते हैं, अगर उनका मन नहीं करता हो तो ना करवाएं, कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है। तो लिख लो जी, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। ऑप्शनल है जी, मर्जी है जी उनकी, तो मतलब नॉट कंपलसरी। लेकिन अगर पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इसकी एक लिमिटेशन है। ये पार्टनर्स डिस्प्यूट के केस में, अगर किसी थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट होता है तो उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ये इसकी अपने आप में एक लिमिटेशन है। ठीक है जी, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट हो जाता है तो आप केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो केस कर सकते हैं। क्लियर जी बात? वो आपकी मर्जी जी, आपने क्या करना है जी, करवाना है कि नहीं। अब आते हैं बेटा डेफिनेशन के ऊपर कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। अब ये जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, ये भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ही दी हुई है, लेकिन कहां पर लिखी गई है? पार्ट नंबर 4 में, जिसको क्या बोल सकते हैं आप, सेक्शन नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है। तो लिखो जी सबसे पहले मेरे साथ, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये है जी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है जी पार्टनरशिप को डिफाइन करो एज पर सेक्शन नंबर 4, तो बेटा बिल्कुल सेम वर्डिंग आप पेपर में लिख के आएंगे। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा जो लॉ की भाषा होती है ना, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सेम लिखना पड़ता है। तो सेक्शन नंबर 4 कहता है जी, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब आइए इस चीज को समझते हैं ध्यान से। कहते हैं जी पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशनशिप। क्लियर जी? मतलब दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। हु हैव एग्रीड, उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए। टू शेयर द प्रॉफिट, एग्रीमेंट किस चीज का? कि जो भी मुनाफा कमाया जाएगा, जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा, वो आपस में क्या होगा? शेयर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑफ अ बिजनेस, और ये मुनाफा कहां से कमाया जाएगा बच्चे? बिजनेस से कमाया जाएगा, धंधे से कमाया जाएगा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और इस बिजनेस को रन कौन करेगा? कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब या तो सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर्स बाकी के सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। ये है जी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और इस बिजनेस को या तो सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर रन कर रहे हैं, या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। इसको बोला जाता है पार्टनरशिप। ठीक है जी।
बेटा जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो जो बच्चे गलती करते हैं सबसे बड़ी, वो पता है क्या करते हैं, डेफिनेशन के अंदर ओनली प्रॉफिट्स वर्ड लिखा हुआ है। बच्चे जब पेपर में जाते हैं तो वो गलती कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आपने ये गलती नहीं करनी। जब डेफिनेशन के अंदर ही प्रॉफिट्स वर्ड है तो आप प्रॉफिट्स वर्ड ही लिख के आएंगे ना, लॉस वर्ड को वहां पे मेंशन नहीं करना आपने, ठीक है जी। अब इसका एक एग्जांपल भी दूंगा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा फीचर्स की। अब बेटा जो फीचर्स है ना पार्टनरशिप बिजनेस के, वो कहीं आसमान से नहीं गिरे, वो सारे के सारे फीचर्स इस डेफिनेशन से ही निकले हैं। आप इस डेफिनेशन को मेरे साथ दोबारा से पढ़ो। कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस। इसको हाईलाइट कर लो, टू और मोर पर्संस, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है, और ज्यादा भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा हो उससे। तो ये बन गया जी हमारा फीचर नंबर 1। तो यहां पर लिखो जी फीचर नंबर 1 के अंदर 2 और मोर पर्संस। 2 का मतलब कम से कम कितने लोग होने चाहिए, कितने पार्टनर होने चाहिए मिनिमम, सर 2 लोग होने चाहिए, ठीक है सर। मोर पर्संस मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या कोई इसकी लिमिट है? यस बिल्कुल है, लिखो जी यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, 50। ये कहीं पर लिखा हुआ है क्या? यस लिखा हुआ है, लिखो जी आप भी, कहां पर लिखा हुआ है ये, 1 नंबर में पूछा जा सकता है पेपर में। सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा गया है। इस कानून के अंदर लिखा गया कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। बेटा अगर ये पार्टनर की जो लिमिट है, मतलब जो पार्टनर हैं वो 50 से एक्सीड कर जाते हैं, मान लो किसी दिन 50 से ज्यादा पार्टनर हो गए एक पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाएगा। ऐसे केस में उसको बोल दिया जाएगा क्या, इलीगल एसोसिएशन। अब मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताता हूं। बेटा हुआ क्या था, जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, इसने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी थी कंपनी एक्ट 2013 ने। वो पावर दी थी कि गवर्नमेंट जी आप डिसाइड करके बताओ कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, आपको हम पावर दे रहे हैं। लेकिन साथ में एक बात भी बोल दी, कहते हैं आप डिसाइड कर लेना, लेकिन हम आपके ऊपर ना एक लिमिट लगा रहे हैं, आप डिसाइड करोगे तो 100 से ज्यादा मत डिसाइड करना, या तो 100 डिसाइड करके बता दो हमें, या तो 100 से कम रखना, आपकी मर्जी। अब लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लिमिट लगा दी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पावर का यूज करके बेटा पता क्या बोला कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 50 हो सकते हैं। तो 2014 में कंपनी एक्ट 2014 के मिसलेनियस रूल्स आए थे, जिसमें रूल नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में 50 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 1 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा जी बताओ जी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे 50, लेकिन साथ में सेक्शन भी लिख के आना है, सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आओ जी डेफिनेशन के ऊपर दोबारा से आओ, दोबारा से पढ़ो। कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जो कि आपका फर्स्ट फीचर बन गया था। आगे पढ़ो, हु हैव एग्रीड, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये दूसरा फीचर बनता है जी पार्टनरशिप बिजनेस का, एग्रीमेंट भी होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। लो जी एग्रीमेंट। अब बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये नहीं कहता कि जो एग्रीमेंट है वो ओरल में ही होना चाहिए या फिर रिटर्न में ही होना चाहिए। वो कहता है जी किसी में भी हो सकता है, चाहे ओरल में कर लो चाहे रिटर्न में कर लो। तो जो एग्रीमेंट है वो ओरल में भी हो सकता है, और साथ में लिख लीजिए वो रिटर्न में भी हो सकता है। लेकिन बेटा खुद सोचो, अगर कल को आप बड़े होकर पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो ओरल में एग्रीमेंट करके चलोगे या रिटर्न में एग्रीमेंट करके चलोगे? मैं आपको बता देता हूं, आप रिटर्न में एग्रीमेंट करना, क्योंकि जब आप ओरल में एग्रीमेंट करेंगे तो जो लोग होते हैं ना उनके अंदर लालसाएं आती है, जब पैसा कमाया जाता है तो डिस्प्यूट होते हैं। तो वो डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए पहले से ही आप रिटर्न में एग्रीमेंट करके चलो, सेफ होके चलो हर चीज को, आपके पास एक एविडेंस होगा जिसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो वैसे तो कुछ भी कर लो, लेकिन बेनिफिशियल बात किस में है? रिटर्न एग्रीमेंट में। लेकिन कंपल्शन कोई नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि कौन सा एग्रीमेंट करना है। ओरल एग्रीमेंट ना कभी कभार बेटा चल भी जाते हैं, कभी कभार सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, जहां पर बिजनेस शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाता है।
बताओगे एक एग्जांपल देके शॉर्ट पीरियड कहां पर किया जाता है? लिखो, ओरल एग्रीमेंट कहां पर सक्सेसफुल हो सकता है? जहां पर बिजनेस बिल्कुल थोड़े समय के लिए किया जा रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए। कब? बेटा दिवाली के आसपास कुछ बिजनेस होते करते हैं लोग ऐसा। आपने देखा होगा दिवाली के आसपास कुछ लोग मिलके पटाखों की एक दुकान लगाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पटाखे खरीद के लेके आते हैं, बेचते हैं और मुनाफा होता है आपस में बांट लेते हैं। वो भी तो एक पार्टनरशिप बिजनेस ही है ना। तो वहां पर क्या ओरल एग्रीमेंट चल सकता है? यस चल सकता है, क्योंकि 3-4 दिन का काम होता है जी उनका। तो लिख लो दिवाली के पास, एग्जाम्पल रहेगा आपके पास, याद रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है जी इतनी बात। लेकिन कोई भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूं। जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो अभी से लिख लो। बेनिफिशियल बात क्या है? अगर आप कल को पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे जी सर हम कसम खाते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है जी। पेपर में क्या लिखोगे? अगर पेपर में पूछता है जी बताओ जी ओरल में या रिटर्न में होना चाहिए, आप बोलोगे कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लो बट नॉट कंपल्सरी। अब डेफिनेशन के ऊपर दोबारा से आओ, दोबारा से एक बार पूरे स्टार्टिंग से रीड करते हैं। कहते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस। फर्स्ट फीचर था ये, हु हैव एग्रीड, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। टू शेयर द प्रॉफिट्स, एग्रीमेंट किस चीज का? कि वो जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। तो ये थर्ड फीचर बन गया बेटा, और क्या है? तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमारा थर्ड फीचर है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स का हर पार्टनर में शेयर होना जरूरी है। तो लिख लो जी यहां पर, प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है, ठीक है जी। ऐसा पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोलती है। लेकिन एक नोट भी लिखो, बट अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन में लॉस वर्ड का यूज तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, तो इसका मतलब लॉस का सारे के सारे पार्टनर्स में शेयर होना जरूरी नहीं है। इसको लिख लेते हैं, बट इट इज नॉट इसेंशियल टू डिस्ट्रीब्यूट लॉसेस ऑल्सो। लॉस का डिवाइड होना जरूरी नहीं है। सर ऐसा क्यों? बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एक बात लिखी हुई है कि जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो किसी माइनर को भी बिजनेस के अंदर हम पार्टनर बना सकते हैं। माइनर, माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 से कम है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर यह लिख दिया कि माइनर को आप बिजनेस के अंदर पार्टनर तो बना सकते हैं, लेकिन उसका लॉस में शेयर नहीं होगा, ओनली प्रॉफिट में शेयर होगा, ठीक है जी। तो यहां पर माइनर को बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मतलब पार्टनर तो बना दो, तो इसका शेयर जो होगा ना बस वो ओनली प्रॉफिट के केस में होगा, लॉस के केस में इसका शेयर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, लॉस का हर पार्टनर में डिवाइड होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का हर पार्टनर में डिवाइड होना जरूरी है। एक जब ये चैप्टर ना बेटा एंड हो रहा होगा इस चैप्टर का, तो आपके पास एक लास्ट में कॉन्सेप्ट आएगा, गारंटी का कॉन्सेप्ट। वहां पर ना कुछ पार्टनर मिलके एक पार्टनर को गारंटी देते हैं कि तू हमारे साथ मिलके काम कर, पार्टनर बन के काम कर, प्रॉफिट होगा तो तेरा हिस्सा होगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो तेरा कोई भी हिस्सा नहीं। तो उसको बोलते हैं गारंटी का कॉन्सेप्ट। इसको समझेंगे, सारी की सारी चीजें आएंगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय। तो बस अभी के लिए आप एक बात याद रखिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है, लेकिन लॉस का शेयर होना जरूरी नहीं है। अब डेफिनेशन के ऊपर दोबारा से आ जाओ, पढ़ो जी डेफिनेशन को दोबारा, और क्या फीचर निकलते हैं। दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं। कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड, जो कि एग्रीमेंट करते हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को बांटेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे कहां से? ऑफ अ बिजनेस, मतलब बिजनेस का होना भी जरूरी है। तो फोर्थ फीचर निकल जाता है। अब बिजनेस किसको बोलते हैं? जहां पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन बिजनेस लीगल भी तो होना चाहिए। अगर इलीगल काम कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं माना जाता, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो उसकी अनुमति नहीं देती। आ रही है बात समझ में? तो हम ओनली बिजनेस नहीं लिखेंगे, हम एक वर्ड और ऐड कर लेंगे, लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस। हथियारों का बिजनेस कर रहे हो, अफीम का बिजनेस कर रहे हो, गांजे का बिजनेस कर रहे हो, तो ये तो इलीगल है ना, स्मगलिंग कर रहे हैं आप।
तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये इलीगल है और सरकार इसकी अनुमति नहीं देती, तो ये बिजनेस है ही नहीं अपने आप में। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस किसको बोलते हैं? जहां पर ऑब्जेक्टिव जो होता है लोगों का, जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं या ओनर हैं, टू अर्न प्रॉफिट्स, टू अर्न प्रॉफिट्स। दोबारा से पढ़ो जी डेफिनेशन को। इतनी बार पढ़ ली सर हमने डेफिनेशन, याद भी तो हो गई ना। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। फर्स्ट फीचर ये था। हु हैव एग्रीड, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड फीचर था टू शेयर प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स की वो आपस में शेयरिंग करेंगे, ये थर्ड फीचर था। और ये प्रॉफिट कहां से कमाया जाएगा? बिजनेस से कमाया जाएगा। बिजनेस को चलाएगा कौन? वो लास्ट लाइन के अंदर लिखा गया है, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे पार्टनर्स, और एनी ऑफ देम, या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर एक्ट करेगा बाकी के सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे। तो ये फोर्थ हमारा फीचर निकल जाता है इस डेफिनेशन से, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लिख लो जी, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा प्यार से आप इसको बोल सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। मतलब पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। सर इसका मतलब थोड़ा सा समझा दो। बेटा ये एक पार्टनर है, ये दूसरा पार्टनर है। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, मतलब अपनी बात मनवा भी सकता है, और एक दूसरे का एजेंट भी है और माननी भी पड़ेगी। हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है। मतलब हर पार्टनर अपनी बात एक दूसरे को मनवा भी सकता है और दूसरे की बात माननी भी पड़ेगी। और हर पार्टनर एक दूसरे को रिप्रेजेंट भी करेंगे। मतलब अगर इस पार्टनर ने, फर्स्ट पार्टनर ने कोई डिसीजन ले लिया तो दूसरे पार्टनर को मानना पड़ेगा। अगर दूसरे पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया वो पहले को मानना पड़ेगा। तो एक पार्टनर कोई भी एक्ट करता है तो दूसरा पार्टनर उसके लिए बाउंड हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात? तो यहां पर हर पार्टनर एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो यहां पर लिख लो, वन पार्टनर एक्ट बाउंड ऑल अदर पार्टनर्स। तो ये थे इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या था? टू और मोर पर्सन। सेकंड फीचर एग्रीमेंट। थर्ड फीचर शेयर ऑफ प्रॉफिट। फोर्थ फीचर बिजनेस। एंड फिफ्थ फीचर शॉर्ट में बोलूं तो म्यूचुअल एजेंसी। बेटा आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये 5 फीचर्स जो हैं इनके बीच में एंड वर्ड नहीं है। इनके बीच में एंड वर्ड, सॉरी और वर्ड नहीं है, और वर्ड नहीं है। इनके बीच में क्या वर्ड है? एंड, 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 एंड। मतलब अगर आपने किसी भी बिजनेस की पहचान करनी है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं, तो इन पांचों के पांचों फीचर्स का होना उस बिजनेस के अंदर मस्ट है। अगर इसमें से एक भी फीचर मिस हुआ तो वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट की जो हमारी डेफिनेशन है, जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, जो सेक्शन नंबर 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दी गई है, वो ये डेफिनेशन दी गई है। इसके अंदर बातें लिखी हुई है जी, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो इन 5 फीचर्स का होना मस्ट है, तभी हम किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। अगर इसमें से एक भी पॉइंट मिस है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। चलो जी आगे लिखो मेरे साथ, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप फर्म में? लिखो जी यहां पर, फर्स्ट राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एग्रीड रेशो। मतलब बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा हर पार्टनर का राइट है कि उसको शेयर मिलना चाहिए। एग्रीड रेशो का मतलब जो पहले से डिसाइड हो गया था कि प्रॉफिट किस तरीके से बटेगा। तो हर पार्टनर का पहला अधिकार यह है कि उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना ही मिलना चाहिए। सेकंड राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस।
हर पार्टनर का राइट है वो बिजनेस की हर गतिविधि में शामिल हो सकता है, हर गतिविधि के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरे पार्टनर उसको ऐसा करने से मना नहीं कर सकते। राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड, इसका मतलब क्या होता है सर? बेटा अगर बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो हर पार्टनर का राइट है कि उससे पहले सलाह मशवरा कर लिया जाए, उससे पहले कंसल्ट कर लिया जाए। राइट टू इंस्पेक्ट, राइट टू इंस्पेक्ट, right to inspect the books of account। बेटा जो मुनीम है ना वो बिजनेस के करता है खाते तैयार, तो हर पार्टनर का राइट है वो किसी भी समय खातों को चेक कर सकता है, हर पार्टनर। और क्या राइट होता है जी? टू रिटायर फ्रॉम फर्म, टू रिटायर फ्रॉम फर्म, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसको एक नोटिस देना पड़ेगा। और सर बड़ा ही मेन फीचर, बड़ा ही मेन राइट, राइट टू डिसअलाउ, राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सर इसका क्या मतलब हुआ? हर पार्टनर का राइट है कि वो किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट होने से रोक सकता है, हर पार्टनर का राइट है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, लो जी सुनो। बेटा एक ये पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें 25 पार्टनर्स काम करते हैं। मैक्सिमम लिमिट कितने की है? 50, तो 25 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब एक भाई साहब हैं वो बड़े ही इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने में, इस बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए, तो यहां पर लिख लो वांट टू ज्वाइन फर्म एज अ न्यू पार्टनर, बिजनेस के अंदर नया पार्टनर बन के काम करना चाहते हैं। अब हुआ क्या, 25 पार्टनर्स बैठे, वो कहते हैं इस पार्टनर को बिजनेस के अंदर एडमिट करें, मतलब पार्टनर बनाएं या ना बनाएं। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, मतलब जो ये 25 पार्टनर्स थे जो पहले से काम कर रहे थे, इन पार्टनर्स में बेटा वोटिंग हुई। सबसे पहले इन्होंने वोटिंग करवा ली कि बताओ जी इस पार्टनर को एडमिट करना है कि नहीं करना। तो 24 पार्टनर्स तो बोले कर लो जी, बड़ा अच्छा आदमी है, यस कर दिया उन्होंने। लेकिन एक पार्टनर ऐसा था एग्जिस्टिंग जिसने बोला जी ये बहुत खराब आदमी है, हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, इसकी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है, तो उसने बोला जी नो, मैं डिसअलाउ करता हूं जी, इसको एडमिट नहीं करना। तो बताओ जी क्या इस पार्टनर का बिजनेस के अंदर एडमिशन हो सकता है? क्या इसको पार्टनर बनाया जाएगा? नहीं जी। बेशक 24 पार्टनर्स एक साइड में है और एक पार्टनर एक साइड में है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि हर पार्टनर के पास अधिकार है वो नए पार्टनर का एडमिशन होने से रोक सकता है। ठीक है जी, तो याद रखना इसको। तो ये राइट्स थे। अब बात करते हैं कि लोग पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करते हैं। लिखो जी, रीजंस फॉर एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, कि लोग पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करते हैं। आपको खुद ही पता है जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने इतनी बातें डिस्कस की, आपको पता लग गया होगा। बेटा पार्टनरशिप बिजनेस करने से आपके रिसोर्स ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, यू कैन डबल योर रिसोर्सेस एंड योर एबिलिटी। जब आप क्लास 11th में थे तो आप तब आपको पता है ना बिजनेस का एक ही मालिक होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते थे बिजनेस को। तो वहां पर रिसोर्सेज की कमी होती थी, पैसे की कमी होती थी, मैनेजमेंट की कमी होती थी। तो फिर अगर इस आदमी ने अपने साथ बिजनेस के अंदर कुछ लोगों को शामिल कर लिया, पार्टनर बना लिया, तो खुद बताओ जी क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो बेटा मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मतलब बिजनेस के अंदर ज्यादा कैपिटल आ जाती है।
कैपिटल बढ़ जाती है। पहले एक ही आदमी के ऊपर रिस्क होता था सारे का सारे बिजनेस का, अब रिस्क क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, तो शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो रिस्क शेयर होने से फायदा है तो होगा। एक ही आदमी बिजनेस को मैनेज करता था, अब सारे के सारे लोग बिजनेस को मैनेज करेंगे मिलकर, तो मैनेजमेंट बढ़ेगी बिजनेस की, बेटर मैनेजमेंट। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, भगवान ने हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दी है, तो मोर क्रिएटिविटी बिजनेस के अंदर आएगी, मोर इनोवेशंस आएंगी, मोर टेक्नोलॉजी आएगी। तो लिखो जी, मोर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब सब कुछ ज्यादा हो गया, आपके रिसोर्सेज बढ़ गया, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ गई, तो एक फायदा और भी होगा, मोर प्रॉफिट्स, बिजनेस प्रॉफिट्स भी ज्यादा अर्न करेगा। ठीक है जी, एटसेट्रा। इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अब बेटा एक लास्ट बात करते हैं आज की, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। लिखो जी, पार्टनरशिप डीड। बेटा जब कुछ लोग मिलके धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। यस सर, बिल्कुल बोलते हैं। तो इन लोगों को डर लगता है कि इन फ्यूचर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, और अगर डिस्प्यूट हो गया तो होगा क्या। तो इस डर को कम करने के लिए ये लोग रिटर्न में एग्रीमेंट कर लेते हैं, हालांकि कंपलसरी नहीं है, इनके ऊपर है, इनके ऊपर इनकी मर्जी है कि इन्होंने रिटर्न में एग्रीमेंट करना है या ओरल में करना है। लेकिन अगर इन लोगों ने रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया, सब बातों को कागज पर लिख लिया, तो उसको बोला जाएगा क्या, पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कुछ नहीं होता जी, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, उस पर बड़ी सारी बातें लिख लेते हैं, तो रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है जी, उसके ऊपर साइन हो जाते हैं सबके। आप इसको लीगल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो पहले तो इसका मतलब लिखो, पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड है एक रिटर्न एग्रीमेंट which contains terms and conditions, बड़ी सारी शर्तें रहेंगी उसके अंदर, कंडीशंस लिख ली जाएंगी। ठीक है जी, ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है जी, एक रिटर्न एग्रीमेंट है, कागज का टुकड़ा है, जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो सकती हैं। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या लिखी हो सकती हैं, इस कागज के टुकड़े के अंदर क्या क्या लिखा हो सकता है जी, नेम ऑफ द फर्म, कि जो ये बिजनेस रन करेंगे उसका नाम क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर ये अपना बिजनेस करेंगे वो प्लेस कौन सा होगा, कहां पर करेंगे बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, जो भी ये बिजनेस करेंगे उसका नेचर क्या होगा, किस टाइप के काम में ये डील करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस। कैपिटल कंट्रीब्यूशन पहले से डिसाइड हो जाता है कि हर आदमी बिजनेस के अंदर कितने कितने पैसे लगाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सबसे मेन बात, प्रॉफिट तो हर पार्टनर में डिवाइड होना चाहिए ना, लेकिन उसको बांटेंगे कैसे आपस में, ये भी पहले से डिसाइड हो जाता है, पहले से लिख लिया जाता है ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिसाइड हो जाती है कि वो 50-50 बांटेंगे, 60-40 बांटेंगे, या 30-70 की रेशो में बांटेंगे, कुछ भी रेशो हो सकती है। पार्टनर्स ड्राइंग्स, बेटा मुझे ड्राइंग्स का मतलब बताओ क्या होता था। जब मालिक बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो भाई साहब पार्टनर कितना कितना पैसा अपने यूज के लिए निकाल सकते हैं बिजनेस से, ये भी पहले से ही डिसाइड हो जाता है ताकि उनके बीच में बाद में डिस्प्यूट ना हो। पहले तो एक ही मालिक होता था ना, वो जितने मर्जी पैसे निकाली जाए, उसी का बिजनेस है, जो अकेला मालिक है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब बिजनेस के इतने सारे मालिक हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 मालिक हो सकते हैं, तो कोई भी पार्टनर कितने भी पैसे बिजनेस के अंदर से निकाल के लेके जा रहा है अपने यूज के लिए, तो वहां पे डिस्प्यूट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट जो रहेगा वो ड्राइंग का कितना रहेगा, लिख लेते हैं।
इसके अलावा क्या लिखा हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो उन्होंने बिजनेस के अंदर अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रखी है क्या उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और मिलेगा तो कितने रेट से मिलेगा, ये भी पहले से डिसाइड हो जाता है। इसको हम बहुत डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो अभी के लिए इसको इतना ही समझते हैं कि कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट उठाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिल्कुल डेप्थ में कवर करेंगे इसको भी हम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब क्या है इसका, जो मालिक अपने पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, बिजनेस उसके ऊपर कितने % से उनसे इंटरेस्ट वसूलेगा, पहले से डिसाइड हो जाता है ये भी। पार्टनर्स अगर बिजनेस के लिए काम करते हैं, ज्यादा समय देते हैं, क्या उनको कोई सैलरी भी दी जाएगी उसके बदले में? मतलब पार्टनर सैलरी की बात कर रहा हूं। अगर पार्टनर्स बिजनेस की सेल बढ़ाने का काम करते हैं तो उनको क्या बदले में कोई कमीशन दी जाएगी, एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे, वो भी पहले से डिसाइड हो जाता है। पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, मतलब किस पार्टनर को क्या काम सौंपा जाएगा, वो भी पहले से डिसाइड हो जाता है। कि कौन सा पार्टनर सेल का काम देखेगा, कौन सा पार्टनर एडवर्टीजमेंट का काम देखेगा, कौन सा पार्टनर परचेज का काम देखेगा, कौन सा पार्टनर फंड का काम देखेगा, ये सब कुछ पहले से डिसाइड हो जाता है। किस पार्टनर की क्या क्या पावर रहेंगी, पावर्स भी पहले से डिसाइड हो जाती है। एंड फंक्शन, उनका दायरा भी पहले से डिसाइड हो जाता है कि वो किस दायरे के अंदर रह के काम करेंगे। फंक्शन ऑफ पार्टनर्स। और क्या सर? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा हमारे पास सेकंड चैप्टर आएगा, वहां पर इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। कई बार पार्टनरशिप फर्म में ना, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसकी गुडविल निकाली जाती है, कई केसेस में निकालने की जरूरत पड़ती है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं। तो कौन सा मेथड यूज कर लिया जाएगा उसको पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। सेकंड चैप्टर आएगा, वेट रखिए, मतलब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा गुडविल ही निकालेंगे वहां पर। बैंक ऑपरेशन, कि जो हमारा चेक वेक होगा जो काट कर देना है उसके ऊपर साइन होता है ना, उसके ऊपर किसके साइन होंगे, ज्वाइंटली साइन होंगे या किसी एक पार्टनर के भी चल सकते हैं, तो वो भी पहले से डिसाइड हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी होती हैं कि अगर डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट को कैसे सोल्व करेंगे, कोर्ट में जाके सोल्व करेंगे या किसी एक आदमी को बीच में बिठा के सोल्व करेंगे, सब बातें डिसाइड होती हैं पहले से, वो रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर होती हैं और उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। इस कागज के टुकड़े को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी हो सकती हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थ्योरी इतनी सी थी, अब अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे, मतलब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कुछ कॉन्सेप्ट्स की बातें करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।